देखिए अब अपन अगला क्वेश्चन हल करने से पहले एक चीज़ देखें, आपेक्षिक वेग और अपन को इसमें पढ़ना है। आपने एक चीज़ देखी थी कि जब अपन वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आप ध्यान रखें, अगर किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अपन फेंक रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक वेग तो होगा, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, और जो त्वरण है वो ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय विभव के अपन क्या जा रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत जा रहे हैं। तो क्या बताया मैंने, अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया हो तो ऐसी स्थिति के अंदर अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग 0 होगा और प्रारंभिक वेग उसके अंदर निश्चित रूप से होगा, जब तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। तो देखो ऐसा ही एक जो एग्जाम्पल और है, यानी कि वो है एग्जाम्पल नंबर 3.4। हो सकता है क्रम बदल जाए एग्जाम्पल का मेरे से, लेकिन आप तो ये ध्यान रखो कि अपनी बुक का जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये ऐसे 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, अपन ने उन 5 को ही अपन हल कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम्पल एक नया कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करें कि एक बहुमंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है, उससे और ऊपर वस्तु को अपन फेंक रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद वो धरती पर आकर के टकरा जाएगी। एक तो ये पूछा जा रहा है, दूसरा इसके अंदर ये भी पूछ रहे हैं कि वो जो वस्तु है कितनी ऊपर जाएगी। यानी 2 चीज़ें अपन से इसके अंदर पूछी जा रही है, यानी एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नई चीज़ है, इसलिए एनसीईआरटी बुक का तो कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट की क्लियरिटी के लिए इन क्वेश्चनों का हल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूं। किसी बहुमंजिली इमारत, मैं इसको कह देता हूं किसी बहुमंजिली इमारत, किसी बहुमंजिली इमारत की ऊपरी छत से, इमारत की ऊपरी छत से, किसी बहुमंजिली इमारत की ऊपरी छत से कोई गेंद, ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई है। कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है। किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या है, फेंक दिया गया है। छत की पृथ्वी तल से ऊंचाई 25 मीटर है। छत की पृथ्वी तल से ऊंचाई 25 मीटर है। ये अपन को ऊंचाई और दे रखी है। छत की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी दी है इन्होंने, 25 मीटर है। अब इसमें 2 मान पूछे जा रहे हैं। देखो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं गेंद कितनी ऊपर जाएगी। गेंद कितनी ऊपर जाएगी। नंबर सेकंड इसमें पूछ रहे हैं धरती से टकराने में इसे कितना समय लगेगा गेंद को। धरती से टकराने में गेंद को
कितना समय लगेगा। देखो चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, चैप्टर के अंदर टॉपिक ना दे करके उनको क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन को हल करते हैं तो ही वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो सकते हैं, अन्यथा वो कॉन्सेप्ट क्लियर अपने नहीं हो सकते। तो देखो ये दिया है कितना समय लगेगा, इसमें दे रखा है कि ब्रैकेट में आपको वैल्यू दी है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। अब देखो वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन की थी, वो यही काम आएगी। अगर किसी वस्तु को अपन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जैसे इस पेन को अगर मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ तो ये पेन अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, और अधिकतम ऊंचाई पर जाने के पश्चात फिर वापस क्या आएगा, ये नीचे आने लग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग 0 हो जाता है, उसके बाद फिर वो फ्री फॉल स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर क्या होता है, गिरने लगता है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए भाई इस तरह से ये कोई एक इमारत है, मान लिया मैंने ये कोई एक इमारत है, यानी कि कोई बिल्डिंग है ये, और इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई दी गई है वो है 25 मीटर। अब इस बिल्डिंग के ऊपर से किसी वस्तु को फेंका गया है, जैसे मान लिया कि यहाँ से अपन किसी गेंद को फेंक रहे हैं इस बिंदु ए से, और ये ऊपर की ओर जाती है यहाँ पर बिंदु बी तक। बिंदु बी पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर तो इसको जो वेग दिया गया है गेंद को, वो दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया गया है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी यहाँ, और यहाँ इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 होने के बाद फिर ये गेंद क्या करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी, यानी कि इस तरह से ये गेंद नीचे की ओर क्या करेगी, गति करेगी, और यहाँ धरातल पर आकर के गिरेगी। तो जैसे ए बी और ये पॉइंट ले दिया है मैंने सी, ये लो, यहाँ इस धरातल पर आकर के ये गेंद क्या होगी, गिरेगी। ये क्वेश्चन हो गया, यानी इसको अपन ने गेंद को ऐसे फेंका है भाई, यही तो डायरेक्शन है। फिर यह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गई बी पर, वहां अंतिम वेग 0 हो गया, और फिर वहां से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरना शुरू हो गई। यहाँ अपने पास 2 स्टेप्स हो गई। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे ए से बी तक, ए से बी तक की गति के लिए। ए से बी तक की अगर अपन गति के लिए बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा u की वैल्यू तो कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल यही वेग दिया हुआ है। और आपको पता है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया है बी पर, तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या लिया जाएगा, 0। और जो a है उस त्वरण का मान हो जाएगा -g, क्योंकि जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो ऋणात्मक त्वरण होता है, और ऊपर से नीचे आती है तो धनात्मक त्वरण लेंगे अपन। तो यहाँ a = -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्पष्ट भी है, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, और अधिकतम ऊंचाई पर 0 हो जाता है, यानी कि वस्तु के अंदर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। वस्तु के अंदर क्या हो रहा है, मंदन, और मंदन की क्रिया होगी तो ऋणात्मक त्वरण तो वो हो गई। तो a की वैल्यू भी अपने पास आ गई, ये भी वैल्यू अपने पास आ गई। तो अब देखो यहाँ इससे अपन ज्ञात करेंगे ऊंचाई, कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली है। ये जो हाइट है इसने जो कवर की है वो हाइट कितनी है। तो देखो समय का इसमें जिक्र नहीं है, इसका मतलब अपन को गति की दूसरी समीकरण का इसमें क्या करना है, उपयोग करना है। तीसरी समीकरण का अपन को इसमें उपयोग करना है, क्योंकि पहली समीकरण में भी समय आता है और दूसरी समीकरण में भी समय आता है, लेकिन तीसरी जो समीकरण है उसमें कहीं समय नहीं है। v² = u² + 2s। इसलिए इस सवाल को, इस हिस्से को हल करने के लिए अपन को तीसरी समीकरण की क्या पड़ेगी, आवश्यकता। और वो तीसरी समीकरण क्या है, वो है v² = u² + 2as से। ये अपने पास तीसरी समीकरण दी हुई है। अगर मैं इस तीसरी समीकरण से अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा भाई, v का मान 0, u का मान 20, फिर
ए की जगह जी और एस एच हो गया, यानी कि 0 इज इक्वल टू 400 टू जी का मान 10 और ये एच, ये लीजिए एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400/20, 0 से 0 यानी कि 20 मीटर की ऊंचाई तक वो गेंद जाएगी छत से। ये तो क्लियर हो गया कि पूछा क्या था भाई इसने, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ये लो। तो क्या आंसर आ गया, गेंद छत से 20 मीटर ऊपर जाएगी। अब देखिएगा नंबर फर्स्ट अपन ने सोल्व कर लिया है। अब बात करते हैं समय की। अब ये पूछ रहे हैं समय की, तो ध्यान दो भाई, समय के 2 पॉइंट अपने पास यहाँ आएंगे। एक तो समय ए से बी तक जाने में लगेगा और एक समय बी से सी तक आने में लगेगा। इन दोनों समयों का अपन योग ज्ञात करेंगे। तो पहले तो अपन ए से बी तक में लगा समय ज्ञात कर लें, फिर उसके बाद बी से सी तक का ज्ञात करेंगे। तो देखो ए से बी तक गेंद को जाने में लगा समय मैंने मान लिया t1 है। अब देखो भाई, ये तो गति की पहली समीकरण से काम चल जाएगा। कैसे, v का मान 0, u का मान 20 और ये -10 और ये हो गया है t1। तो देखो t1 इज इक्वल टू हो गया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का समय लग रहा है। अब अपन समय ज्ञात करेंगे, इससे आगे के हिस्से को भी मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। अब अपन ज्ञात करेंगे b से c तक। कहाँ तक, b से c तक। b से c तक गेंद को आने में लगा समय। B से C तक गेंद को आने में लगा समय कितना है, इसको मैं मान लेता हूं T2 है। तो अब देखो भैया, B से C तक की ऊंचाई पता है मुझे कैसे, ये तो 20 मीटर है और ये 25 है, टोटल कितनी होगी 45 मीटर, और समय ज्ञात करना है। तो यहां तो काम अपना किससे चल जाएगा, गति की द्वितीय समीकरण से चल जाएगा। तो देखो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ये लो S की जगह ऊंचाई आएगी टोटल, जो कि अपने पास कितनी है भाई 20, तो यहां तक हो गई थी, फिर 25 ये है, तो 20 प्लस 25 u प्रारंभिक वेग। अरे भाई ऊपर से शून्यतापूर्वक आ रही है यहाँ b पर तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया था, तो यानी कि 0 इंटू T2 प्लस, क्यों ऊपर से नीचे आने पर प्लस में तो लेंगे अपन, और नीचे से ऊपर जाने पर क्या लेंगे, माइनस में तुरंत को, हाफ जी, ए की जगह जी आ जाएगा 10 और ये हो गया है T2 का स्क्वायर 45। 2 से 10 कैंसिल हो गए 5 बार, यानी कि 5 T2 का स्क्वायर। तो ये हो गया है T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 45/5 यानी कि 9। तो T2 इज इक्वल टू हो गया है 3 सेकेंड। ये लो, यानी कि 3 सेकेंड हो गए उसे B से C तक आने में, और A से B तक जाने में लगा था 2 सेकेंड। तो अपन यूँ कह सकते हैं, इसलिए गेंद की गति में लगा कुल समय, इसलिए गेंद की गति में लगा कुल समय अगर t है तो ये हो गया t1 प्लस t2। ये हो जाएगा, कितना था पहले 2 सेकेंड भाई, 2 सेकेंड तो a से b तक जाने में लग रहा था, और 3 सेकेंड फिर ऊपर से नीचे आने में, तो ये टोटल हो गया है 5 सेकेंड। ये लो भाई, दोनों ही हिस्से अपन पूरे कर दिए हैं। पहला, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, धरती से टकराने में कितना समय लगेगा, तो वो दोनों आंसर अपन निकाल लिए। ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक नई चीज़ लिए हुए था कि यहाँ पर वस्तु क्या है, नीचे से ऊपर जा रही थी। अभी तक के अपन ने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि वस्तुएं ऊपर से नीचे आ रही थी।
गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक अपन इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं, वो है आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग होता क्या है। देखिए देखो, मैंने तो इसे एज ए क्वेश्चन के रूप में करा दिया है और आप इसे एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में लेना। देखिए कभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपेक्षिक वेग। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आपेक्षिक वेग या इसे कहते हैं सापेक्ष वेग या सापेक्ष वेग, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, जैसे मान लिया कि दो व्हीकल है, आमने सामने आ रहे हैं। एक व्हीकल की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की भी 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि 10 की स्पीड ये 10 की है इसके सापेक्ष। लेकिन अगर सपोज करो एक स्थिर है और दूसरा अगर उसकी ओर गति कर रहा है तो दूसरे एक का वेग क्या है, 0, तो वो जो जिस वेग से वो आ रहा है वही उसके सापेक्ष वेग बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक के दूसरे के रेफरेंस में अपन वेग देख रहे हैं। दो व्हीकल जा रहे हैं, एक की स्पीड एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो विपरीत दिशा का एग्जांपल लिया। एक 10 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा 20 की स्पीड जा रहा है। तो 10 की स्पीड वाले को 20 वाले की स्पीड कितनी महसूस होगी, 10 की। लेकिन वहां स्थिर खड़े व्यक्ति को वही गति उसको कितनी महसूस होगी, 20। यानी ये डिफरेंस है, इसको कहते हैं सापेक्ष वेग। यानी एक का वेग दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, इसी को कहा जाता है सापेक्ष वेग या इसी को कहा जाता है आपेक्षिक वेग। तो देखो पहले अपन इसको परिभाषित कर लें, फिर इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर इसका सवाल करेंगे। यूं कह सकते हैं किसी कण का किसी अन्य कण, किसी कण का किसी अन्य कण किसी कण का किसी अन्य कण, या यूं कह सकते हैं वस्तु, अथवा कह सकते हैं आप इसमें निर्देश तंत्र के सापेक्ष, वस्तु अथवा निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसी कण का किसी अन्य कण कोमा वस्तु अथवा निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग। किसी कण का किसी अन्य कण कोमा वस्तु अथवा निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग उस कण का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग, उस कण का दूसरी वस्तु के सापेक्ष, उस कण का दूसरी वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर कुछ तथ्य अपन जान लें।
अगर किसी वस्तु स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष है तो इसका आपेक्षिक वेग और वास्तविक वेग दोनों ही क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे का वेग तो शून्य है। लेकिन अगर दोनों ही गति कर रहे हैं तो वास्तविक वेग और आपेक्षिक वेग क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यही इसी पॉइंट को लिख देते हैं, जब किसी वस्तु का स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जब किसी वस्तु का स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब किसी वस्तु का स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग दिया जाता है, कि सापेक्ष वेग दिया जाता है, जब किसी वस्तु का स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग दिया जाता है तो वह वेग वस्तु के वास्तविक वेग के बराबर होता है, दिया जाता है तो वह वेग वस्तु के वास्तविक वेग के बराबर होता है। ये लो भाई, ये एक कॉन्सेप्ट तो अपन ये लिख लिया। आगे का एक दूसरा कॉन्सेप्ट और अपन लिखते हैं कि देखिए, ये अपन लिख दिया कि जब किसी वस्तु का स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग दिया जाता है तो वह वेग वस्तु के वास्तविक वेग के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब किसी वस्तु का गतिमान निर्देश के सापेक्ष वेग दिया जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक वेग और सापेक्ष वेग क्या होंगे, अलग अलग होंगे गतिमान होने पर। तो अपन ये कह सकते हैं, जब किसी वस्तु का गतिमान निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जब किसी वस्तु का गतिमान निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जब किसी वस्तु का गतिमान निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग दिया जाता है, के सापेक्ष वेग दिया जाता है, जब किसी वस्तु का गतिमान निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग दिया जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक वेग, तो उस वस्तु का वास्तविक वेग, जब किसी वस्तु का गतिमान निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग दिया जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक वेग, वे सापेक्ष वेग अलग अलग होंगे। तो उस वस्तु का वास्तविक वेग, वे सापेक्ष वेग अलग अलग होंगे। ये लो भाई, ये कॉन्सेप्ट अपन ने लिख दिया है कि एक से दूसरे के सापेक्ष वेग को अपन को कंपेयर करना है। दो खिलाड़ी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक खिलाड़ी 20 की गति से दौड़ रहा है, एक खिलाड़ी 15 की से, तो 15 वाले को 10 वाला जो 15 वाले को 20 वाला 5 की स्पीड का महसूस होगा। लेकिन वही परस्पर आमने सामने आ रहे होते तो 20 और 15 35 की स्पीड उनको महसूस होती। यही सापेक्ष वेग है। और अगर स्थिर व्यक्ति देखेगा उनको तो उसके सापेक्ष अगर वेग की बात करें तो जो उनका वास्तविक वेग है वही नजर आएगा। और यही मैंने लिखा है कि अगर स्थिर निर्देश तंत्र की बात की जाए तब तो वास्तविक वेग और सापेक्ष वेग समान होंगे, परंतु अगर तंत्र गतिमान है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो देखिए, सापेक्ष वेग निकालने का एक तरीका मैं बता दूं, क्योंकि जनरली यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर ए में से बी को घटाना है अथवा बी में से ए को घटाना है, किस में से किसको घटाएं कि सापेक्ष वेग का मान ज्ञात हो जाए। कि ये तो पूछा है कि ए का बी के सापेक्ष, सी का बी के सापेक्ष या ए का बी के सापेक्ष, किसका किसके सापेक्ष वेग निकालना है, बड़ा कंफ्यूज करता है। तो इसको एक छोटे से तरीके से आप याद रखना, ये बुक्स में नहीं मिलता है, एक सिंपल तरीका है याद रखने का, तो वो है वी आर। आर का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, इसको तरीका है का माइनस सापेक्ष। इस तरीके से आप याद रखें,
सापेक्ष वेग ज्ञात करने का एक रामबाण जो फॉर्मूला है वो ये है, वी आर इज इक्वल टू का माइनस सापेक्ष। जैसे ए का बी के सापेक्ष, बी का ए के सापेक्ष। कैसे, देखो एग्जाम्पल के रूप में देखें अपन इसे तो और क्लियर हो जाए। जैसे ये कहा जाए ए का बी के सापेक्ष, ए का बी के सापेक्ष वेग, यानी कि इसे लिखूंगा मैं वी ए बी। ऐसे पढ़ेंगे भी कैसे, ए का बी के सापेक्ष वेग, तो देखो क्या लिख रहा है, का माइनस सापेक्ष ए का, यानी वी ए माइनस बी के सापेक्ष, ये लो का माइनस सापेक्ष ए का बी के सापेक्ष। हो गया क्लियर ये। अब इसी तरह से इसका उल्टा लिख के देखो मैं, देखो बी का ए के सापेक्ष वेग, तो वी बी ए ऐसे लिखा जाएगा, बी का ए के सापेक्ष यानी का, यानी वी बी माइनस सापेक्ष किसका, ए का। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, देखो जैसे हवा का, यानी कि एयर का, हवा का आदमी के सापेक्ष वेग, कोई हवा चल रही है तो इसे क्या कह दूंगा मैं, हवा का यानी कि एयर का मैन के सापेक्ष, ए यानी एयर, एम का मतलब मैन, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी एम। हवा का आदमी के सापेक्ष वेग वी ए माइनस वी एम। फिर देखो और एग्जांपल भी लिख सकता हूं, वर्षा का कार के सापेक्ष वेग, वर्षा का कार के सापेक्ष वेग, तो देखो वी रेन किसके रेफरेंस में है, कार, आर मतलब रेन यानी वर्षा, का किसके सापेक्ष, कार के सापेक्ष, वर्षा का, तो वी आर माइनस कार। बिल्कुल। अगर ऐसे कह दिया जाए जैसे कि मोहन का सोहन के सापेक्ष वेग, भाई मोहन और सोहन दोनों दौड़ रहे हैं, तो देखो इसे लिखा जाएगा वी एम मोहन का सोहन यानी कि एस एम एस, मोहन का सोहन के सापेक्ष वेग, तो ये बन जाएगा वी एम माइनस वी एस। इसका उल्टा कह दिया जाए, सोहन का मोहन के सापेक्ष वेग, तो देखो मोहन का सोहन के सापेक्ष वेग यानी वी एम एस, मोहन का सोहन के सापेक्ष वेग, तो इसको कैसे लिख दिया जाएगा, सॉरी क्या कर दिया मैंने, सोहन का मोहन के सापेक्ष वेग, ये लिखा जाएगा सोहन का मोहन के सापेक्ष। उल्टा हो गया ना इसका, सोहन का मोहन के सापेक्ष वेग यानी कि वी एस माइनस वी एम। इस तरह से सापेक्ष वेग निकालेंगे और उसके लिए आप ऐसा याद रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। यानी सापेक्ष वेग का जो फॉर्मूला बन गया है वो उसका याद रखने का तरीका हो गया का माइनस सापेक्ष। इसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। सापेक्ष वेग पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन है वो देखिएगा। सबसे पहले तो अपन इसी पर बेस जो एक एग्जाम्पल है उसको अपन सोल्व करते हैं क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें एक साथ पूछी गई है। फिर उसके बाद जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। कंटेंट्स अपन ने इसके पूरे कर लिए हैं, टॉपिक सारे अपने पास इसके कवर हो गए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है। ये अपना लास्ट एग्जाम्पल है भाई। ये जो क्वेश्चन अपन जिसे अपन अब हल करने जा रहे हैं
ये अपने इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है जो कि अपने पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो समांतर रेल पथ, दो समांतर रेल पथ, दो समांतर रेल पथ उत्तर दक्षिण में है। उत्तर दक्षिण में है। क्या बात है, पेन ही अच्छा नहीं चल रही है। देखो, दो समांतर रेल पथ क्या है, उत्तर दक्षिण में है, ये अपन को दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी कोई एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में, एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। तो देखो भाई, दो समांतर रेल पथ उत्तर दक्षिण में है। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है, गतिमान है। तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई भाई। एक की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, नेचुरल नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां क्या कह रहे हैं, तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में, बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दो समांतर रेल पथ हैं उत्तर दक्षिण में। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है, चल रही है। तो अब देखो इसमें क्या है, ज्ञात कीजिए। इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिए गए भाई। एनसीईआरटी बुक की यही खासियत है कि एक क्वेश्चन के अंदर कई तो कॉन्सेप्ट होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी एक के अंदर एक दूसरा क्या होंगे, बटे हुए होंगे, यानी कई क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो देखिए, ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट ये ज्ञात करवा रहे हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। नंबर सेकेंड ये कह रहे हैं कि बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। और साथ में नंबर थर्ड ये क्या कह रहे हैं वो भी देखो। नंबर थर्ड ये कह रहे हैं ट्रेन ए की छत पर, तीसरा क्वेश्चन और ये पूछ रहे हैं, ट्रेन ए की छत पर उसकी गति की विपरीत दिशा में, कि छत पर उसकी गति की
विपरीत दिशा में, ट्रेन ए की छत पर उसकी गति की विपरीत दिशा में ट्रेन ए के सापेक्ष की विपरीत दिशा में ट्रेन ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ते हुए बंदर का पृथ्वी पर खड़े पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा प्रेक्षित वेग, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा प्रेक्षित वेग, ये आपको ज्ञात करना है। देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिए हैं, इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको आपको सोल्व करना है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन जो इन्होंने शामिल किए हैं। अब इनके कॉन्सेप्ट अपन ने अभी थोड़ी देर पहले आपेक्षी वेग का कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिया था, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर अपन सोल्व क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिएगा सोल्व करें अपन इसे, ध्यान दीजिए। इसमें अगर मैं ये मान लूं कि भाई जो ट्रेन ए है वो किस दिशा में जा रही है, ए उत्तर दिशा में है, और उत्तर दिशा में अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो दक्षिण दिशा वाला वेग कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि परस्पर विपरीत दिशाएं हैं। बिल्कुल क्या है, परस्पर विपरीत दिशाएं हैं। इस आधार पर तो देखो भाई अपन को जो वैल्यूज इन्होंने दी है वो क्या दी है, सबसे पहले ये देखो ट्रेन ए का जो वेग दिया है वो दिया है मुझे 54 किलोमीटर पर आवर, ये मैं प्लस में ले रहा हूं। अगर ये एक्स अक्ष की जैसे धनात्मक दिशा में अपन प्लस ले रहे हैं, विपरीत दिशा में क्या लेते हैं, ऋणात्मक। इसी तरह से मैंने वी ए का, ए ट्रेन का वेग जो कि उत्तर दिशा में है, ये उत्तर दिशा में जा रही है तो इसलिए इसके वेग को क्या ले लिया मैंने, प्लस में। अगर ये दक्षिण में जा रही होती तो क्या लेता, माइनस में। तो देखो भाई, अरे भाई दिशाएं आप इस तरह से शो करते हो, ध्यान हो तो, उत्तर दक्षिण पपू यानी कि पश्चिम पूर्व, यहाँ क्या लिया जाता है प्लस में, तो यहाँ क्या आता है माइनस में। इसी तरह से यहाँ प्लस में तो यहाँ क्या लिया जाता है माइनस में। इस तरह से है सिंपल। तो अब देखो वी ए बराबर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर आवर में चेंज कर दो तो इसे गुणा कर दो 5/18 से, ये लो भाई। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप सदैव उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए, आपके पास वैल्यू मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगी। अब देखिएगा, अब मैं इसे अगर सोल्व करता हूं तो 18 दूना 36 यानी कि 3 बार, तो ये आ गए हैं 15 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरे पास वी ए की वैल्यू आ गई है भाई। अब मैं यहाँ साथ के साथ ही बात कर लेता हूँ वी बी, यानी कि ट्रेन बी का वेग कितना दिया है। दूसरी रेलगाड़ी बी किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि ये तो दक्षिण में जा रही है भाई, और दक्षिण में जा रही है तो माइनस में आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे इस 90 किलोमीटर पर आवर को भी चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। देखिए -90, वही किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर मैं इसे 5/18 से गुणा करता हूं तो ये मीटर पर सेकंड में कितना आएगा वो देखिएगा, 9 दूनी 18, ये 10, 2 से 10 5 बार।
अब ये 5 5 कितने हो गए भैया 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस में 25 मीटर पर सेकेंड। ये लो 90 को मैंने गुणा कर दिया 5/18 से, 18 से 90 5 बार, चलो सीधा पूरे काट दो ना। ये लो 5 और 5 इंटू 5 कितने हो गए 25। यहाँ अपन ने ये वैल्यूज़ तो अपन ने निकाल ली है। अब ये जो पूछ रहे हैं अब उस पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे नंबर फर्स्ट ये क्या कह रहे हैं, ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, यानी कि बी का सापेक्ष वेग पूछा जा रहा है, अर्थात वी बी ए। अगर ये कहते हैं कि ए का बी के सापेक्ष वेग क्या है, तब तो क्या होता वी ए बी। यहाँ पूछा क्या है वी बी ए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही क्रम बदल जाता है और प्लस माइनस का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी कि जहाँ जोड़ना है वहाँ घट जाता है, जहाँ घटाना है वहाँ क्या होता है जुड़ जाता है। यहाँ ये देखो क्वेश्चन तो आसान होता है इसका, लेकिन ये कन्फ्यूज कर जाता है। इसीलिए कन्फ्यूज की स्थिति नहीं रहे, इसीलिए मैंने वो ट्रिक आपको बता दी थी कि वी आर यानी कि सापेक्षिक वेग इज इक्वल टू का माइनस सापेक्ष। ये सिंपल सा तरीका आपको याद रखना था। तो अब देखो अगर ये सिंपल सा तरीका आपको याद रखना था तो देखिए पहले में क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, b का आपेक्षिक वेग निकालना है, बस ये पकड़ना है, यानी वी बी ए, और किसके सापेक्ष निकालना है a के सापेक्ष, तो वी बी माइनस वी ए, ऐसा ही लिखा जाएगा। अब आप इसके अंदर इनकी क्या करें वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो वी बी की वैल्यू है -25 मीटर पर सेकेंड और वी ए की वैल्यू है मेरे पास 15। यहाँ आगे नेगेटिव का साइन है तो ये लो भाई 15 -25 -15 -40 मीटर पर सेकेंड है, यानी बी का ए के सापेक्ष जो वेग है -40 मीटर पर सेकेंड है भाई, यानी उसकी विपरीत दिशा में है। ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है। फिर इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप, इसके सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या कह रहे हैं, ट्रेन एक ने बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष किसका पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी का आपेक्षिक वेग पूछा जा रहा है भैया। किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। ए के सापेक्ष ही पूछ सकता था, किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं ये, बी के सापेक्ष। तो देखो पृथ्वी, ई का मतलब अर्थ, और किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो कैसे लिखा जाएगा, वी ई माइनस वी बी का माइनस सापेक्ष। अब ये पृथ्वी का वेग तो क्या लिया जा रहा है यहाँ, शून्य। अगर पृथ्वी का वेग अगर अपन शून्य ले रहे हैं तो देखो वी बी का वेग कितना है, -25, तो ये हो गए हैं +25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पृथ्वी का जो वेग है बी के सापेक्ष वो 25 मीटर पर सेकेंड। अगर ए का पूछा गया होता तो इसी में क्या करते, वी ई ए, तो यानी कि जो ए का वेग है वो माइनस में हो जाता क्योंकि प्लस में था। अब यहाँ अपने पास दो पार्ट अपन ने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे तीसरे पार्ट की, जिसमें कि बंदर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। मैं देखो आप इसे नोट करें, मैं इसे साफ करता हूँ तक। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सिंपल तो क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्या है, ये क्वेश्चन है भाई। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो थर्ड पार्ट है, सॉल्यूशन तो अपन कर ही रहे थे। अब इसके थर्ड पार्ट की अपन बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ट्रेन ए की छत पर उसकी गति की विपरीत दिशा में ट्रेन ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ते हुए बंदर का पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा प्रेक्षित वेग ज्ञात कीजिए। यही हुआ अपने पास। तो अपन ये मान लें कि पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग मैंने मान लिया कि vm है। पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का जो वेग है वो मैंने क्या मान लिया, vm है। m यानी मंकी से। अगर पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग ये है vm, तो आप ईमानदारी से मुझे ये बता दें कि इस मंकी का
यानी कि इस बंदर का ट्रेन के सापेक्ष वेग क्या होगा भाई? पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग तो मैंने vm मान लिया है। अगर मैं कहूं कि इस बंदर का ट्रेन a के सापेक्ष वेग क्या होगा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? vm माइनस va। भाई ऐसा ही तो लिखूंगा मैं, vm माइनस va। लेकिन इसने पूछा क्या है भाई? अब पहले तो अपन ये जो वैल्यू दी गई है ये कितनी दी गई है? पहले ये देखो 18 किलोमीटर पर आवर दी गई है, और चूंकि विपरीत दिशा में है -18 किलोमीटर पर आवर दी गई है, यानी कि बंदर का सापेक्ष वेग a के सापेक्ष, जो ट्रेन a है उसके सापेक्ष बंदर का वेग कितना है? पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग vm हो तो ऐसे हो तो बंदर का a के सापेक्ष वेग इज इक्वल टू vm माइनस va इज इक्वल टू -18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो भैया इसे मैं गुणा कर देता हूँ वही 5/18 से, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया तो ये हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। ये लो -5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसमें और आगे क्या कह रहे हैं ये देखो, पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष। अब यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ एक और है, मुझे इसके अंदर क्या ज्ञात करवाना चाह रहे हैं ये ज्ञात करवाना चाह रहे हैं बंदर का वेग यानी कि vm। तो देखो इसी इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो देखो भैया vm इज इक्वल टू vma प्लस va नहीं बन जाएगा क्या? अब गौर करो vma की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -5, और va यानी कि ट्रेन का सापेक्ष वेग वो भी मेरे पास है। तो देखो vma इज इक्वल टू है -5 प्लस va कितना था? ट्रेन a का वेग था प्लस में 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये आया था मेरे पास से 15। ये लो भाई +15, तो ये हो गया है एंड va इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये हो गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड प्लस में। यहाँ अपने पास ये आंसर आ गया है और ये क्वेश्चन भी अपने पास कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी अपना ये कंप्लीट यहाँ हो गया है। अब इसके अनसोल्व जो क्वेश्चन हैं उनको अपन अब सोल्व करेंगे। अपन ने हर टाइप के जो अपनी बुक्स के कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिए हैं। स्पेशली जो एग्जाम्पल दिए हुए थे वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए थे जो अपन ने सोल्व किए हैं।